दोस्तों नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके एसएससी और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट या फिर ग्रुप डी। आपका कोई भी एग्जाम होगा जिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा देखना। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, आज हमारा क्लास नंबर 7 है, यानी कि 7वां क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुके हैं, अब से जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ज़्यादा शुरू में कुछ ही बकबक करने से ज़्यादा फायदा कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत सारे स्लोगन्स हमारे जितने महापुरुष हुए इतिहास में, अगर आप पढ़े होंगे तो सबने कुछ ना कुछ नारा दिया था। तो आपको वही बताना है कि जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, इसे किसने दिया था। तो सिंपल है, आप बता सकते हो। आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जो कि है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ये हमारे देश के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, जो कि था दिल्ली चलो। इसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था जय हिंद, और इन्होंने एक नारा दिया था जो कि था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, और महात्मा गांधी का नारा था, वह था करो या मरो। करो या मरो यानी कि डू और डाई। इसके अलावा इन्होंने कुछ आंदोलन चलाए थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन। आपको कमेंट करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, अगर आपको पता है तो। इसके अलावा बहुत सारे सत्याग्रह भी हुए थे, आपको पता होगा। तो आगे बात करते हैं अब कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, एक ही प्रश्न पे इतना ज्यादा देर टाइम नहीं देना है। दूसरा प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? आपको पता होगा, अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं तो कि आपसे बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए फलाना बुक किसका है, यानी कि उसका राइटर कौन है, ऑथर कौन है। बहुत सारे नॉवेल्स है, तो आपसे नॉवेल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए फलाना नॉवेल का ऑथर कौन है। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है आपका अनहैप्पी इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? तो वह है लाला लाजपत राय। आप जानते होंगे कि इन्हें हम लोग बोलते हैं पंजाब केसरी। क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी। और भारत में जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन गो बैक यानी कि वापस जाओ नारा लगाने के समय इनके ऊपर लाठी से प्रहार हुआ था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। कब? तो 1928 ईस्वी को। पता है आपको? पता ही होगा। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने क्या लिखा है? तो भारत भारती। आपको याद रखना है, भारत भारती। अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इनका जो लिखा हुआ है वो है आपका भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। और महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। याद रखना है, बस सिंपल है। इसके अलावा महात्मा गांधी और बहुत सारी इनका बुक्स हैं, मतलब एक ही नहीं है, 10 12 15 भी हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो आगे बढ़ेंगे ही। अगला प्रश्न क्या है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसके फाउंडर, जिन्होंने इसका स्थापना किया वह कौन थे इस वंश का? तो वह है बिंबिसार। लेकिन बात यहाँ पर यह है, बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं। बिंबिसार कौन था और बिंदुसार कौन था? देखिए, बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक यानी कि फाउंडर, लेकिन जो बिंदुसार था, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, उनका जो उत्तराधिकारी हुआ यानी कि सक्सेसर, वह था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो सक्सेसर हुआ यानी कि उत्तराधिकारी हुआ, वह था सम्राट अशोक। आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन बिंबिसार अलग है, बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, शिशुनाग यह कौन है? तो सिंपल है, शिशुनाग वंश की स्थापना इन्होंने की थी। श्रीगुप्त ये है गुप्त वंश के संस्थापक। और इनके बाद जो इनका सक्सेसर बनता है वह कौन था? वह था घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच था। ठीक है, और इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और उनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त,
जिन्हें बोलते हैं भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। और आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हरिसेन। आपको याद रखना है, जितने भी बड़े बड़े शासक हुए उन सभी के समय में कोई ना कोई उनका एक दरबारी कवि होता था। तो आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर है। और सबसे छोटा है उसका नाम है मरकरी, यानी कि बुध। इसके बारे में डिस्कस किए हैं बहुत बार, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है। और शुक्र है एक चमकीला तारा, जिसे बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। और मंगल के दो ही उपग्रह हैं, एक का नाम है फोर्ब्स और दूसरे का नाम है डिमोस। आप इतना जानते होंगे, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, जितने भी झील हैं जम्मू कश्मीर में, उन सभी के अंत में नाग शब्द आएगा। क्या आएगा? नाग। जैसे कि बैरीनाग, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अनंतनाग, शेषनाग, शेषनाग और कोई है क्या? बिल्कुल है, वहां पर डल झील। इसके अलावा उलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर लेक। और एक है वहां पर मानस बल। इसके अलावा छोटे मोटे चिरकुट टाइप से और बहुत सारे हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानिए। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर सात ताल है। ठीक है। और माला ताल, राकस ताल, इसके अलावा भीम ताल, और क्या है? रानी ताल, नैनीताल। इसके अलावा नौकुचिया ताल। क्या है? नौकुचिया ताल। मतलब जितने भी ताल प्रत्यय वाले जो भी झील होंगे वे सब उत्तराखंड में आएंगे। आपका आंसर सही हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। और नाग वाले कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में आपका है पिछौला झील। क्या है? पिछौला झील। इसके अलावा सांभर झील, सांभर, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। साल्ट लेक, यानी कि खारे पानी की, सिंपल साल्ट वाटर लेक। यहाँ पर है आपका फतेह सागर। इसके अलावा डिडवाना और पुष्कर झील। पुष्कर क्या रहेगा? मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। और इस झील के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। और यह झील आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैसा है? फ्लोटिंग। इसका मतलब क्या होता है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। किस लेक के अंदर है? तो लोकटक। सिंपल याद रहेगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? किस राज्य में है? किस शहर में है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है, या फिर किस सिटी में है, या फिर कौन सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ पे है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, अगर आप बाई एयरपोर्ट जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, और आपका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कौन सा पड़ेगा, आप कैसे जल्दी पहुंच सकेंगे। बहुत ज्यादा सुविधा होगी इससे अगर आप जानेंगे तो जो आपका लाल बहादुर शास्त्री है ये है बनारस में, यानी कि वाराणसी में। अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, चेन्नई में है आपका कौन सा? तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा आप उसे बोल सकते हैं मीनामकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मीनामकम क्या है? वहाँ एक जगह का नाम है जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नई दिल्ली में कौन सा है? यहाँ पर है इंदिरा गांधी। कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में कौन सा है? यहाँ पर है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वहां पर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी है आपका इनके नाम पर, राजीव गांधी। ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में बात ही किए हैं तो भाई सिंपल बता देते हैं आपको, आंध्र प्रदेश में, जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उड़ीसा में तो बंदरगाह एक है, इसका नाम है पारादीप। प्रदीप नहीं है, ये क्या है आपका? पारादीप। जितने भी आपके बंदरगाह हैं पूरब की ओर, यानी कि पूर्वी तट पर, वे सब बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। और जितने भी बंदरगाह हैं पश्चिमी तट पर, वे सब अरब सागर में स्थित हैं। सिंपल सी बात है। तो उड़ीसा में पारादीप। तमिलनाडु में 3 है, एक का नाम है चेन्नई बंदरगाह, दूसरे का नाम है
टुतीकोरिन जिसका नाम बदल गया है, और एक है आपका एनोर बंदरगाह, एनोर, इसका भी नाम बदल गया जो कि है कामराजार, और यह है क्या है पिनम्बरनार। ठीक है। गुजरात में एक है कांडला बंदरगाह जिसका नया नाम है वह है पंडित दीनदयाल पोर्ट आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है मुंद्रा पोर्ट, तो ये सब प्राइवेट है अडानी का, तो उसके बारे में जान सकते हैं, और नहीं भी जानिएगा तो काम गड़बड़ हो सकता है। इडुक्की परियोजना की संधि पर बना हुआ है। इडुक्की एक रिवर प्रोजेक्ट है, और इससे प्रश्न आ ही जाते हैं तो पता होना चाहिए। जो इडुक्की परियोजना है यह है पेरियार नदी पे। कौन सी नदी? पेरियार। पेरियार कहाँ पे है? तो पेरियार है केरल में। इसमें एक और रिवर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पराम्बीकुलम। क्या नाम है? पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। किस नदी पे है? तो पेरियार नदी। और एक है आपका यहाँ पर इडुक्की परियोजना। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल ही होना चाहिए। महानदी में है महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना आपने नाम सुना है किसका? तो हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। क्या है? भारत का सबसे लंबा डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये किस रिवर पे है? तो उसका नाम है महानदी। किस शहर में है? तो उसका नाम है संबलपुर। याद रखिएगा। सतलज में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि कोल डैम प्रोजेक्ट, कोल डैम परियोजना। इसके अलावा नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, और क्या है यहाँ पर? वह है भाखड़ा, भाखड़ा नांगल जो कि भारत का सबसे ऊंचा कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध है, यानी कि ग्रेविटेशनल डैम आप बोल सकते हैं सर। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इस नदी में सतलज में एक बराज है जिसका नाम है हरिके बराज। हरिके बराज है, वहां से एक नहर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। और ताप्ती, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना एक उकाई नाम का डैम है, तो वही आपका परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है। सिंपल सी बात है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में नागरहोल के अलावा और कौन सा है? तो वहां है बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? यह है कर्नाटक में। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है कफुई वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा हरियाणा में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य। केरल में पेरियार, जो ही बात किए थे उस नदी के बारे में, तो पेरियार नाम का ही क्या है वहां पर? एक नेशनल पार्क है, यानी कि एक वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से आपको जितने भी नेशनल पार्क है उसके बारे में जानना है। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग, इससे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में, यानी कि योजना आयोग। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, लेकिन इसे डिसॉल्व कर दिया गया। इसे खत्म कर दिया गया कब? 14 अगस्त 1900 बताइए 2014 को इससे डिसॉल्व करके बनाया गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। क्या बनाया? नीति आयोग। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है पता है आपको? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, यानी कि जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और आपसे पूछा जाता है इसके उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष कौन है? अभी कौन है? वह है सुमन बेरी। उनका नाम है सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीवीआर। क्या नाम है? बीवीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। 22 जनवरी 2015 को एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था भारत के अंदर, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा इसी दिन
लॉन्च हुआ था भारत के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना। क्या था? सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना। और 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम, आप लोग जानते हैं एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, इसे लॉन्च किया गया था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। और 21 अगस्त 2014 को क्या लॉन्च हुआ? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डीआईपी, यानी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सिंपल। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। करने में क्या जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।